हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और आज का अपना जो है कॉस्ट एलिमेंट के रिगार्डिंग टॉपिक रहने वाला है। आइए वन बाय वन करते हैं इसको स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट के एलिमेंट क्या क्या हैं और आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंट एलिमेंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या दिया गया है, एलिमेंट्स को हम एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मीन्स ऑल दोज एक्सपेंस विच कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जब आप किसी गुड्स को बनाते हो या सर्विस को रेंडर मतलब सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, तो उस टाइम जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी एक्सपेंसेस को कंपोनेंट्स या एसेंशियल पार्ट्स या एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होती है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होगा, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर। फैक्टर के बेस पर आप कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं, चाहे कॉस्ट एक्सपेंसेस है, उसको डिवाइड कर सकते हो। लाइक मटेरियल के बेस पर, लेबर के बेस पर, एक्सपेंसेस के बेस पर, और जितने भी होते हैं सारे के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। जैसा कि आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है, हाँ जी, देखिए जैसे कि आपको चार्ट ये दिखाई दे रहा है, क्या दिया गया इस चार्ट में कि जो आपका मटेरियल है वो भी दो तरीके का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और लेबर है वो भी दो तरीके की है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस भी दो तरीके का दिया गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आइए इसको पढ़ते हैं, बिल्कुल ईजी सा पोर्शन है लेकिन इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ही हमने करवाया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल। मटेरियल क्या होता है सर, जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल इज एन इम्पोर्टेंट बिकॉज गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विदाउट, गुड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट मटेरियल। मटेरियल के बिना आप गुड्स बना ही नहीं सकते। तो मटेरियल कॉस्ट जो है यूजुअली लार्जर पार्ट, टोटल कॉस्ट के अंदर मटेरियल कॉस्ट का पार्ट ज़्यादा होता है। तो ये दो तरीके की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होती है जो किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली इंप्लीमेंट की जा सकती है। इसके एग्जाम्पल करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। द मटेरियल विच इज डायरेक्टली यूज इन द प्रोडक्शन विच बिकम द, ये वर्ड याद रखना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश गुड्स। जो फिनिश गुड्स का इंटीग्रल पार्ट मतलब प्रमुख इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप ऐसे मान सकते हो। डायरेक्ट मटेरियल है द फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल का क्या होता है सर, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, और खासकर जब कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तब ये जो यूज किया जाता है मटेरियल, उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स इसके दिए गए हैं, लाइक कौन कौन से एग्जांपल है इसके, जैसे कि शुगर कैन हो गया शुगर इंडस्ट्री के अंदर, और टिम्बर हो गया, लकड़ी हो गई किसके अंदर, टेबल या चेयर बनाने के लिए। इसी तरह क्लॉथ हो गया, शर्ट वगैरह बनाने के लिए। इसी तरह ब्रिक्स, सीमेंट का यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर। इसी तरह से आप अलग अलग चीज़ें, एक का रॉ मटेरियल दूसरे का फिनिश गुड्स भी बन सकता है। ठीक है, जैसे क्लोथ मिल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आता है स्पाइनिंग, कताई करना, और फिर आता है आपका यहाँ पर जगह वीविंग, बुनाई करना। पहले कताई करोगे फिर बुनाई करोगे। पुराने आपने देखा आपके दादा परदादा या दादी वगैरह बनाते थे, कताई करते थे, बाण वगैरह बांटते थे ना अपने। आजकल तो वो सिस्टम थोड़ा खत्म हो गया है। तो डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। इसके बाद दिया गया नेक्स्ट वन, क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है सर, जो ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट ना हो। आप यह बोल सकते हो कि मटेरियल जो प्रोडक्शन का है इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है, और ये नॉट बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश गुड्स। इनके फिनिश गुड्स का क्या है, ये ना ही तो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है और ना इंटीग्रल पार्ट दे रखा है फिनिश गुड्स का। जैसे ऑयल, मशीनरी में डालने के लिए ऑयल है, उसका यूज करते हैं। ठीक है, या मशीनरी को साफ करने के लिए जो आप क्लॉथ यूज करते हो, कपड़ा, अब वो कपड़ा तो बहुत सारी मशीनरी के अंदर तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसका यूज नहीं किया सकता। तो ऐसे मटेरियल जिनका यूज किया जाता है प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसको हेल्प करने के लिए गार्डिंग, आप ऐसे मान सकते हो, जो इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लिया कि अगर आप कोई क्लोथिंग का काम कर रहे हो, तो उसमें जो स्टिचिंग वगैरह करते हो, ठीक है, धागे से, तो धागा कितना लगा सर, या तो हम क्या करते हैं कि वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है नहीं, मतलब या तो एलोकेट आप करना उसको खर्चे को, नंबर वन, या फिर खर्चे की ना जो कॉस्ट इतनी कम हो कि उसको इग्नोर ही करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, टी शर्ट स्टिचिंग के टाइम में जो आप धागा यूज करते हो उसके रिगार्डिंग हो सकता है सर, वो तो क्या 1 रुपये का भी नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन के अंदर हम बोलते हैं ना, जैसे एक रील शायद 5, 7, 10 रुपये की आती होगी, आपको ज़्यादा पता होगा, जो लेडीज मतलब यूज करती है गर्ल्स, तो इसके रिगार्डिंग दिया गया है। इसी तरह आईसीएमए की डेफिनेशन दिया हर किसी के रिगार्डिंग। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मीन्स मटेरियल कॉस्ट विच कैन नॉट एलोकेट, जिसको एलोकेट नहीं किया जा सकता। एलोकेट का मतलब हम ये नहीं बता सकते भाई इस प्रोडक्ट पे इतनी खर्चा लगा सर, ठीक है। और दूसरा क्या है, या विच कैन बी अपोर्शन,
या अब्जॉर्ब, जो कोस्ट सेंटर या फिर कोस्ट यूनिट के अंदर अपने आप ही ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं, उसके रिगार्डिंग, जिसका बंटवारा ना किया जा सके और जो कोस्ट सेंटर के अंदर द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है, उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। फिर आता है इसी तरह लेबर के रिगार्डिंग। लेबर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मटेरियल के बाद लेबर का यूज किया जा सकता है, और लेबर को हम वेजेज पे करते हैं टू द लेबर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन इंक्लूड इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। लेबर को जो पैसे दिए जाते हैं उनको वेजेज बोलते हैं, तो वेजेज क्या होगी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। तो ये भी दो तरीके का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्टली क्या हो गया, मान लिया कि एक चेयर बना रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो मिस्त्री को आप वेजेज दोगे वो डायरेक्टली आ गया, ठीक है। तो लेबर विच आर डायरेक्टली इंगेज इन द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स इन टर्म ऑफ द डायरेक्ट लेबर। सिंपल वर्ड, लेबर विच कैन बी स्पेशली रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जॉब या फिर प्रोसेस। एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेबर एम्प्लॉयड टू द मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर के रिगार्डिंग दिया गए हैं, ठीक है। कोई फर्नीचर बनाना है, कोई मशीन बनानी है, उसके ऊपर जो लेबर लगाएगी वो डायरेक्ट आ जाएगी। तो डायरेक्ट लेबर को अलग अलग नाम से भी जाना जा सकता है सर। डायरेक्ट लेबर को क्या क्या बोल सकते हैं हम सर? आल्सो टर्म एज द प्रोडक्शन लेबर वर्ड यूज कर लो, फैक्ट्री लेबर यूज करो, ऑपरेटिंग लेबर यूज करो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ICMA के अकॉर्डिंग दिया गया डायरेक्ट वेजेज कौन सी होती है? जिसको एलोकेट किया जा सकता है, जिसको एलोकेट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट आ जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर के अलग अलग नाम भी दे रखे थे, आप नेम भी लिख के आना ये। नेक्स्ट में दिया गया इनडायरेक्ट, क्या दिया गया है? इनडायरेक्ट के रिगार्डिंग देखिए बस, लेबर विच आर नॉट डायरेक्टली इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑपरेशन बट विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑपरेशन इज इनडायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली इंगेज नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इंगेज हो सकते हैं। कैसे? सच लेबर डज नॉट अल्टर द कंडीशन या कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ऐसी लेबर जो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, जैसे कि पूरी फैक्ट्री के बाहर है, जैसे गेट कीपर हो गया, फोरमैन हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, टाइम कीपिंग हो गया, स्टोर कीपर हो गया, ठीक है। ये गेट कीपर हम पहले बात कर चुके हैं। तो जो अपने जो रख रखा ना, या रात को रुखाली रखने के लिए चौकीदार छोड़ दिया है, तो वो भी क्या है, वो जो है इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आ जाता है, जिसको डायरेक्टली एलोकेट नहीं किया जा सकता, या फिर कोस्ट सेंटर या फिर कोस्ट यूनिट पे अपने आप ऑब्जर्व होकर लिया जाता है वो। फिर आता है जी एक्सपेंस के रिगार्डिंग। तो हमने क्या पढ़ा? मटेरियल, लेबर, और हम क्या पढ़ेंगे? एक्सपेंसिव। तीन ही एलिमेंट बनते हैं, तीन ही एक्सपेंसिव बनते हैं, तीन ही क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो। तो अदर देन द मटेरियल, लेबर और मटेरियल तो हम पढ़ के, उसके अलावा जो सारे खर्चे बच जाएंगे ना, प्रोडक्शन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उन सबको एक्सपेंसिव बोला जाता है। ये भी दो तरीके के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो क्या होते हैं? ऑल एक्सपेंसिज अदर देन द डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल विच आर डायरेक्टली इंकर्ड ऑन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसिज, ऑल एक्सपेंसिज डायरेक्टली इनकर्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जॉब या प्रोसेस आर कॉल्ड द डायरेक्ट एक्सपेंस। उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो डायरेक्टली खर्चा किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे एग्जांपल इसका पेमेंट ऑफ रॉयल्टी हो गया। माइन, आप देखो जो माइन से, जो खदानों से मिनरल्स निकालते हैं ना, उसके लिए जो रॉयल्टी की पेमेंट देनी पड़ती है गवर्नमेंट वगैरह को, वो सारा। एक्साइड ड्यूटी हो गया, रेंट देना पड़ता है किसी इक्विपमेंट का। तो इस टाइप से कुछ एग्जांपल दिए गए डायरेक्ट के। इसी तरह हम करते हैं इनडायरेक्ट के रिगार्डिंग। आइएगा, इनडायरेक्टली जो डायरेक्ट रिलेटेड ना हो, सिंपल सी बात है सर, जो क्या है? जो डायरेक्टली रिलेटेड ना हो। आगे देखिए इनडायरेक्ट में क्या क्या आएगा? एक्सपेंसेस विच कैन नॉट रिलेट टू द स्पेसिफिक वर्क, लाइक जॉब, कोई भी काम हो सकता है, जॉब हो सकता है, प्रोसेस हो सकती है। हम टाइप पढ़ के आए थे प्रीवियस वीडियो में, आप वो देख लेना। जो है ना स्पेसिफिक नहीं है, होल है। मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो स्पेसिफिक है वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, किसी प्रोडक्ट पर है, और प्रोडक्ट पे, वर्क पे, जॉब पे, प्रोसेस पे, वो टाइप हम पढ़ के आए थे। और जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ना होकर होल, पूरे के पूरे प्रोडक्शन के रिगार्डिंग है, पूरी पूरी जॉब के रिगार्डिंग है, पूरी पूरी प्रोसेस के रिगार्डिंग है, उसको इनडायरेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो द बेनिफिट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गोज मोर देन द वंस कॉस्ट सेंटर एंड द बेनिफिट। की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको बोलेंगे जिसका बेनिफिट किसी एक कॉस्ट सेंटर को या एक कॉस्ट यूनिट को ना होकर बल्कि पूरे के पूरे यूनिट को होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका दे रखा है, रेम्युनरेशन पेड टू द एक्सपर्ट रिपेयरिंग द ऑल मशीनरी ऑफ द डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट की या सभी डिपार्टमेंट की मशीनरी को रिपेयर करके गया कोई व्यक्ति, तो उसकी खर्चों क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट में देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या दिया गया है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या दिया गया है? डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिफरेंस कुछ तो हम पहले पढ़ चुके हैं सर। जो डायरेक्टली इनकर्ड होती है किसी भी प्रोडक्ट पर, पर्टिकुलर किसी कॉस्ट यूनिट पर, कॉस्ट सेंटर पर,
ठीक है, उसके रिगार्डिंग है। अब ये कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, ये कंफ्यूज ना होना। लाइक एक पर्टिकुलर, जैसे एक चीज़ है, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, लाइक प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो भी खर्चा होगा तो सारा का सारा एक पे आ जाएगा। या समझाने के लिए हम अगर फाइनेंस का एग्जांपल हो, जैसे मार्केटिंग के रिगार्डिंग है, चाहे आप फेस टू फेस इंटरव्यू दे के आते हो, मतलब इंटरव्यू लेते हो, फेस टू फेस मिलते हो कस्टमर से, या फिर टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हो, रेडियो पे देते हो, न्यूज़पेपर में देते हो, पंपलेट बताते हो, ऑनलाइन देते हो, वो सारा का सारा एक हेड के अंदर हो गया ना, एक डिपार्टमेंट के अंदर। इसी टाइप से कॉस्ट के रिगार्डिंग हो गया सर। किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को बनाने के जितना खर्चा आएगा उसके लिए एक डिपार्टमेंट या एक कॉस्ट सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये हम पढ़ चुके हैं। इनडायरेक्ट क्या होती हैं? जो स्पेसिफिक नेचर की नहीं होती सर, और जिसको इजीली एलोकेट नहीं किया जा सकता, ये प्रीवियस बातें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से कुछ नया पैटर्न पढ़िएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड को। याद रखना, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तीन पार्ट थे हमने, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। तो इसने बोला भाई मटेरियल का इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ओवरहेड बोलते हैं। ये ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। तो इनको क्या बोला जा सकता है? लाइक इन्हीं इनडायरेक्ट कॉस्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के रिगार्डिंग आ जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा। हाँ जी, फिर क्या कुछ दिया गया है? डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और एक्टिविटी कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइन, कि डायरेक्ट कॉस्ट को इजीली निकाला जा सकता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट हैव बीन अपोर्शन टू द वेरियस कॉस्ट यूनिट ऑफ द सम आर्बिट्री, जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या है? आर्बिट्रेरी, जो मतलब अपना दिमाग लगा के कॉस्ट अकाउंटेंट उसमें डाल देता है, किसी भी प्रोडक्ट से जोड़ देता है उसको। फिर आता है इसके बाद क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टोटल कॉस्ट विद एग्जांपल। टोटल कॉस्ट को एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम, इसको हम करने वाले हैं, वहां पर करेंगे, देखिएगा। और एग्जाम्पल के साथ देना तो इमेजिनरी फिगर आप यहाँ पर ले सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट या कंपोनेंट्स ऑफ द टोटल कॉस्ट, एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है सर? एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। क्यों बनानी पड़ती है? ताकि प्रोडक्शन जितना भी हुआ ना, उसकी टोटल कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो टोटल कॉस्ट को अलग अलग टोटल कॉस्ट तक पहुंचने के कुछ स्टेप दिए गए। लाइक सबसे पहले आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या आएगा? डायरेक्ट कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट या फ्लैट कॉस्ट बोला जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नोइंग द प्राइम कॉस्ट इज टू डिवाइड द टोटल कॉस्ट इनटू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट के रिगार्डिंग दिया गया है। यानी कि प्राइम कॉस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो सभी डायरेक्ट, यानी कि जो भी कॉस्ट होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह की, सभी डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट वेजेस का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट लेबर हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद वर्क कॉस्ट के अंदर क्या दिया गया है सर? प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, प्राइम कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दो फैक्ट्री के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? फैक्ट्री के रिगार्डिंग। वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, इसको हम जान सकते हैं। इसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। चार नाम दे दिए इसके अंदर, वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर आता है आपका ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट में देखो एक दूसरे के नीचे आएगी ना। अब वर्क कॉस्ट के अंदर ऐड करना क्या? सिर्फ ऑफिस के एक्सपेंसेस का ऐड करना है, ठीक है। ऑफिस के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड होते हैं, उनको ऐड करना है आपको। फिर आता है जी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, इफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर एडेड टू द ऑफिस कॉस्ट, इट टर्म एज द कॉस्ट ऑफ सेल। टोटल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल भी बोला जा सकता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? ये ऑफिस कॉस्ट जो भी पिछले निकाल के आए हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डाल देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब टोटल कॉस्ट आपके पास दिया गया है, तो सेल में से टोटल कॉस्ट लेस कर देगा तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो टोटल कॉस्ट यहाँ है, उस साइड जाए क्या हो जाएगा? सेल माइनस टोटल कॉस्ट हो जाएगा, फिर प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप, ठीक है। इमेजिनरी फिगर आप ले सकते हो, और या फिर आप कुछ भी ले लेना। जैसे मैंने तो यहाँ पर ये ले रखी है, आपकी एक एग्जाम्पल उठाया गया है। टोटल कॉस्ट निकालने का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। द अकाउंटेंट ऑफ द एबीसी लिमिटेड सौदा क्या? डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखी हैं, और वेजेस ओवरहेड दे रखा है, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस दे रखे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट और टोटल कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया गया है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के रिगार्डिंग है, देखिए क्या करना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 8 लाख रुपये दे रखे, डायरेक्ट वेजेज 5,60,000 रुपये दे रखे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, वर्क ओवरहेड आ जाएगा 140 का,
फिर आपके वर्क कॉस्ट आ जाएगी, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस जोड़ दिया 1,12,500 आ जाएगा, ऑफिस कॉस्ट जोड़ दिया, सेलिंग थ्री टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो आप इमेजिनरी फिगर के थ्रू भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 8 लाख 5 60 इतना जोड़ो, आप चाहे लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे भी लेके चल पड़ो। ठीक है, आप ऐसे ले लेना 5 लाख 4 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख ऐसे चल जाना, हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, डिफाइन द प्रोसेस कोस्टिंग। प्रोसेस कोस्ट, अब देखो अपने पास जो है ना, नॉर्मली हमने क्या कर लिया, पहले वीडियो में हमने क्या था कि कोस्ट क्या होता है, उसकी नेचर, लाइक ऑब्जेक्टिव कर लिया, एडवांटेज कर ली, इंपॉर्टेंस कर ली, कुछ फीचर कर लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में कोस्ट काउंटिंग सिस्टम को कैसे सेटअप करना है वो कर लिया। ठीक है, फिर हमने उसके अंदर मेथड्स भी कर लिए थे, और आज का जो अपना मेन टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के रिगार्डिंग। हालांकि अपने सिलेबस में अलग से नहीं दे रखा, लेकिन एक क्वेश्चन नॉर्मल कॉमन साइंस का क्वेश्चन बन जाता है कि मटेरियल, लेबर और उसके रिगार्डिंग है, तो लेंथी सा क्वेश्चन वैसे ईजी सा था तो बना दिया। ठीक है, अब अपना जो नया टॉपिक आपके जो दे रखा सिलेबस के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग, आज हम उसके ऊपर भी पढ़ने वाले हैं। आइए, तो क्या कुछ है इसके अंदर, डिफाइन द प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल इसके बताने आपको, और इसके फीचर वगैरह भी बताने हैं, और किन किन इंडस्ट्री में ये प्रोसेस कॉस्टिंग को अप्लीकेबल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लिख के जरूर देखिएगा। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू असरटेन द कॉस्ट, असरटेन मतलब जांच करना, निकालना, असरटेन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस या स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चर, यानी कि हर प्रोसेस पर, यानी कि जहां पर एक मान लें कि शुगर कैन यानी कि गन्ने से शुगर चीनी बनाई जाती है, तो हर स्टेज पर, जैसे पहले गुड़ हो गया, फिर शक्कर हो गया, जो भी खांड बूरा जो भी आप जिसको बोलते हो, वो बन के लास्ट में शुगर बनती है, तो हर प्रोसेस पे जो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है वो प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाता है। ठीक है, बहुत डेप्थ में दे रखा है यहाँ पर, मीनिंग आपको याद ही हो जाए, जब ये पढ़ोगे ना, इतनी बार लिख रखा है कि आपको याद हो जाएगा। इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड, लेबर को वेजेज की तरह रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पर कॉस्ट के रूप में, तो मटेरियल, वेजेज और ओवरहेड आर एक्यूमुलेटेड फॉर द ईच प्रोसेस सेपरेटली। हर प्रोसेस, जैसे मैंने बोला ना, शुगर कैन से पहले गुड़ बना लिया, शक्कर बना ली, फिर बूरा, चीनी, खांड, जो भी जिसको बोलते हैं भाई, आपको समझ में आता ही होगा। तो हर स्टेज पे क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ईच अलग अलग, पहले उसको सेपरेट कर लो, फिर उनकी कॉस्ट निकालो। ठीक है, और फिर उसको एक का फिनिश गुड्स दूसरे का रॉ मटेरियल बन जाएगा, एक का फिनिश गुड्स क्या बन जाएगा, दूसरे का रॉ मटेरियल बन जाएगा। आइएगा, देखो इन ब्रीफ दिया गया, दोबारा से फिर प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्या कि नॉर्मली +1 2 को तो आप टीच करते हो, लेकिन कॉस्ट वगैरह के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको मुझे लगा कि थोड़ा सा डेप्थ में हम करते हैं, है ना। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को हम लेके चलेंगे, चाहे उसकी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी दे रखा हो, तो इसी के अंदर आपको करवा देंगे सारा का सारा। इन ब्रीफ दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज इन दी दोज इंडस्ट्री, कहाँ पर, अभी देखो कहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज किया जाता है, जहाँ पर मास प्रोडक्शन, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है। आइडेंटिकल गुड्स, बिल्कुल हूबहू गुड्स, लाइक आप कोई पेन बना रहे हो ना, जेल पेन है तो जेल पेन ही बनाओगे, बॉल पेन नहीं बनाओगे। बॉल पेन और जेल पेन को बोलते हैं सिमिलर गुड्स, और बिल्कुल एज इट इज डुप्लीकेट हो उसको बोलते हैं आइडेंटिकल गुड्स। जैसे जेल पेन, दूसरा भी जेल पेन है तो आइडेंटिकल गुड्स होगी दोनों, एक जेल पेन है एक बॉल पेन है तो उनको सिमिलर गुड्स बोलेंगे, ना कि आइडेंटिकल। तो मास प्रोडक्शन किया जाता है, आइडेंटिकल यूनिट्स का, गुड्स का किया जाता है, और कंटिन्यू बेसिस पे किया जाता है। तीन चीजें क्या क्या, मास प्रोडक्शन हो जहां पर करना हो, आइडेंटिकल गुड्स हो, और कंटिन्यू बेसिस पे हो, वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग हम लगा देंगे। ठीक है, एंड और क्या साथ में, फिनिश प्रोडक्ट आर सब्जेक्ट टू ए नंबर ऑफ प्रोडक्शन स्टेज, और जो फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा ना, वो बहुत सारी स्टेजों से होकर गुजर के जाएगा, तब वो जाके कंप्लीट होता है। इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रियां जहां पर ये यूज किया जा सकता है, लाइक ऑयल रिफाइनरी हो गया, केमिकल वर्क हो गया, पेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, पेपर वर्किंग हो गया, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग हो गया, ये सारे की सारी जगह पर वो यूज किया जाता है। तो मेन फीचर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मिक्सअप सा दे रखा सारा का सारा, आगे हम जो पॉइंट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो आप याद कर लेना, कोई जरूरी नहीं कि एज इट इज रट्टा ही मार के जाओ इनका, बस आपके पास लिखने के लिए बोलते ना टॉपिक होना चाहिए तो वो मिल जाएगा। सबसे पहले कहा प्रोसेस कॉस्टिंग का मेन फीचर क्या है कि सर प्रोडक्शन को डिवाइड किया जाता है उसकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, और हर प्रोसेस को अलग से आइडेंटिफाई किया जाता है, हर प्रोसेस को अलग से एक कॉस्ट सेंटर बोलो या कॉस्ट यूनिट मानकर उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। द वेरियस यूनिट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर, आइडेंटिकल होना चाहिए, और हर प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। कॉस्ट सेंटर में भी बता क्या था, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका जितना भी खर्चा सारा एक जगह डाल दो,
जैसे अगर समझाने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का तो यहाँ पर नहीं आता, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसके रिगार्डिंग जिस भी फॉर्म में आपने मार्केटिंग का, मैं एग्जांपल इसलिए लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग जिसने पढ़े काफ़ी टाइम हो गया ना, उसका थोड़ा सा वो रिलेट कर पाएगा कि आपको किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो आप कैसे बेच सकते हो। बहुत सारे मेथड है सर, तो उन सबको एक जगह लेके आना क्या कहलाता है, कॉस्ट सेंटर कहलाता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे खर्चे एक जगह कंबाइन करना कॉस्ट सेंटर हो जाएगा आपका। तो हर प्रोसेस को क्या मानेंगे, कॉस्ट सेंटर मानेंगे। फिर क्या करना है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सर, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा, और लास्ट में इन सबको क्या कर लेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं इसके बाद, फीचर के बाद स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, वही बात फिर आगे देखो, वहाँ पर फीचर के रूप में दे दिया। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, अगर स्टेबल कहाँ पर है सर, जहाँ पर हम ये पढ़ के आए क्या क्या सर, मास प्रोडक्शन हो नंबर 1, नंबर 2 सर क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होना चाहिए, और नंबर 3 क्या होना चाहिए, बताइए शाबाश, आइडेंटिकल के एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा, और कंटिन्यू बेसिस पे होना चाहिए। 4-5 पॉइंट पढ़ के आए थे ना, वही सारे देखो, कंटिन्यू प्रोडक्शन है, आउटपुट जो होता है वो आइडेंटिकल नेचर का होना चाहिए, और जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक या प्रीडिटरमाइन होता है, और बाय प्रोडक्ट हो भी सकता है और नहीं, बाय प्रोडक्ट का मतलब जैसे खल के साथ बिनोड़ा। ठीक है, कपास अभी तो सर्दियाँ, बाड़ी का सीजन है, चुगली होगी, काट भी दोगी, चुगली, चुगली क्या थी, चुगना मतलब समझ गए ना, मतलब तो बाड़ी वगैरह कट गई सब कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। जैसे कपास होती है ना, नरमा भी बोल देते हैं, उसके अंदर से जो कपास आप निकाले तो रुई अलग निकाले तो टिंडे बच जाते हैं, उसके बिनोड़े वगैरह बनाते हैं फैक्ट्री में, वो तो बाई प्रोडक्ट होते हैं, तो साथ के साथ बनते हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट विद और विदाउट बाई प्रोडक्ट आर द साइमल्टेनियस प्रोडक्ट। ठीक है, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, तो इस टाइप से काम कर देगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या दिया गया है, प्रोसेस कॉस्टिंग। आ जाओ, प्रोसेस कॉस्टिंग, द प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज अप्लाइड इन द फ्लोइंग इंडस्ट्री, लाइक क्या है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है प्रोसेस कॉस्टिंग का, मैन्युफैक्चरिंग में किया जा सकता है, और माइनिंग में किया जा सकता है। विद एग्जांपल आपको देने हैं तो एग्जांपल यहाँ पर रह जी, बिल्कुल डिटेल में, कितना ही पढ़ लो। केमिकल में क्या क्या जाए, केमिकल आ गया, ठीक है, परफ्यूम सोप आ गया, ऑयल आ गया, मेडिसिन आ गया, ये सब कुछ आ जाएंगे, कर लोगे नहीं तो। फिर आता है जी नेसेसिटी, क्या दिया गया है नेक्स्ट वन, हाँ जी देखिएगा, नेसेसिटी ऑब्जेक्टिव द प्रोसेस कॉस्टिंग ऑफ द मेथड, द मेन ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग ऑफ द फ्लो, कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना किस चीज़ का, भाई नेसेसिटी कहाँ जरूरत है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों क्यों प्रोसेस कॉस्टिंग बनाते हैं, वाई, वाई को क्लियर करना है, तो ऑब्जेक्टिव। तो जहां भी किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव पूछा जाए वहां पर मतलब वाई का आंसर दिया जाता है जी, क्यों, कोई चीज़ क्यों। टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस, कि एक ही लाइक एक गुड्स बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरती है, तो हर प्रोसेस की अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोसेस कॉस्टिंग रखना पड़ता है। टू नो द डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट, डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी अभी पढ़ के आए हम, डिपार्टमेंटल कॉस्ट सेंटर, हर डिपार्टमेंट की क्या है एफिशिएंसी को जानने के लिए, कहाँ पर सर, शुगर से आप उससे शुगर कैन से जो है गुड़ बनाने वाला जो है वो डिपार्टमेंट तो अच्छा करा, लेकिन उसके बाद कॉस्ट ज़्यादा आ रही है सर। ठीक है, डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन, इसके अंदर पढ़ लेना, यही सारी चीज़ें दे रखी हैं। हाँ जी, क्या दिया गया है, टू नो द वेस्टेज ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के अंदर कितनी वेस्टेज है। वेस्टेज का मतलब होता है जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा कॉस्ट आ जाए, हमने सोचा था कि सर 10% वेस्टेज होगी, वो नॉर्मल है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाए वो आपके अब नॉर्मल में आ जाती है। आगे नॉर्मल अब नॉर्मल के रिगार्डिंग भी डिटेल में करेंगे, टेंशन नहीं है आपको। तो सच ए लॉस या वेस्टेज में बी अराइज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, जो नॉर्मल हो सकती है। ठीक है, यानी कि वेस्टेज जो है नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, दोनों तरह की पढ़ेंगे हम। फिर आता है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट, कि बाई प्रोडक्ट की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज किया जा सकता है। तो जो बाई प्रोडक्ट की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हो, या तो सर आप क्या कर सकते हो, अपोर्शनमेंट ऑफ द ज्वाइंट कॉस्ट, इनके सेपरेशन करने से पहले उसकी ज्वाइंट कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, फिर अलग अलग बांट दो दो डिपार्टमेंट पे। नेक्स्ट वन देखिए अपना, फिर देखा जर्नल प्रिंसिपल, क्या दिया गया है, जर्नल प्रिंसिपल। तो जर्नल प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड या अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ द कॉस्टिंग, सबसे पहले क्या दिया गया है, एस्टेब्लिशिंग प्रोसेस सेंटर एंड ओपन सेपरेट अकाउंट ऑफ द ईच प्रोसेस, द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द फैक्ट्री आर क्लासिफाइड द प्रोसेस सेंटर या डिपार्टमेंट। अभी हम पढ़ गए कि प्रोडक्शन की एक्टिविटी को
फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है उसको हम क्या कर देंगे, किसी सेंटर या डिपार्टमेंट में बांट देंगे, और फिर हर डिपार्टमेंट के, एक डिपार्ट के अंदर बहुत से नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब बहुत सारे काम, भी सिमिलर नेचर के टास्क को एक के अंदर डाल दिया गया है, वो डिपार्टमेंट बना दिया गया, उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट अब निकालना पड़ेगी। बस ये दिया गया था। इसके बाद रहेगा अकाउंट ऑफ द डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमेशा ही डेबिट करना चाहिए, वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। ये खाता जब बनेगा ना तो वहाँ से आपको डेबिट या क्रेडिट समझ में आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट क्या आ गया सर इसमें। फिर आता है इसके बाद मेक अकाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ अमाउंट लिखते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ना अमाउंट के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी लिखते हैं, तो ये भी यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एक्सपेंस हैं उनको तो करेंगे डेबिट जी, और जो वेस्टेज वगैरह है चाहे नॉर्मल अब नॉर्मल उनको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग जो बनाएंगे, तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट से थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो आप कैसे, सर टोटल प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है और टोटल आउटपुट कितना कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस को साथ में कंसीडर कर लेंगे। कैसे, इसका विद एग्जाम्पल आगे दिया गया तो वहीं करवा दूंगा, तो यहाँ पर इसको थोड़ा कम ही लेके चलते हैं। फिर दिया गया एक का ट्रांसफर ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस, कि जो भी कॉस्ट प्रोसेस कॉस्टिंग बनती है ना उसका जो बैलेंस आएगा ना उस बैलेंस को अगली प्रोसेस में डाल देंगे। फिर मान लें कि 5 स्टेप है, 1 2 3 4 5, तो एक का जो बैलेंस आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग का, जो डिपार्टमेंट बना रखा ना प्रोसेस, मैंने बोला अलग 5 डिपार्टमेंट बना दिए, जैसे शुगर कैन से मतलब गुड़ बना दिया, शक्कर बना दी, खांड बूरा जो बना दिया, फिर चीनी बन गई। तो जैसे गुड़ बनाया ना ये, तो इसके अंदर जो भी इसकी कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को अगले में डालना पड़ेगा। तो जो इस गुड़ का जो आप अकाउंट बना रहे हो ना, इसके अंदर जो भी बैलेंस आएगा उसको नेक्स्ट प्रोसेस में डाल देंगे। कैसे होगा वो आगे देखिए, कई बार तो ये होता है। दूसरा तो क्या होता है, कई बार सारा का सारा नेक्स्ट प्रोसेस में ना डालकर, सारा का सारा नेक्स्ट प्रोसेस में डालकर कुछ गोडाउन वगैरह में भी रख देते हैं, अलग से बेच देते हैं, उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर आता है जी ट्रांसफर ऑफ द फिनिश गुड्स, और फिर फिनिश गुड्स के अंदर ट्रांसफर, सारा का सारा इसको डेबिट, सारे एक्सपेंसिव डेबिट कर देंगे। आएगा डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंट डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस पढ़ेंगे, उसको नेक्स्ट प्रोसेस के थ्रू डालते हैं। आइए ये चार्ट पढ़ लिए, ये डायग्राम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए क्या है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेबिट, यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर ये 50-50 हो गया जी, क्योंकि आपने नोटिस किया हो मैंने बोला था क्या कि सर एक तो यूनिट भी लिखते हैं इसमें और अमाउंट भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, तो यूनिट भी अमाउंट भी। तो जितना भी खर्चा है ऑल एक्सपेंसेस इसके डेबिट में डाल दें, चाहे वो मटेरियल के रिगार्डिंग हो, वेजेज के रिगार्डिंग हो, एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग हो, चाहे डायरेक्ट और डायरेक्ट कोई भी वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, या कोई भी एक्सपेंसेस वहाँ पर डालेंगे। और इस साइड में डालेंगे जो नॉर्मल या अब नॉर्मल लॉस है, जैसे लॉस ऑफ वेट हो गया, वेस्टेज हो गया, सेल ऑफ द रेजिडुअल, कुछ मतलब कुछ वेस्टेज थी उसको बेच दिया तो वहाँ पर डाल दिया, स्क्रैप बाई प्रोडक्ट। और बाद में ये देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर, वेट ए मिनट। अब जैसे ये है ना आपने गुड़ के लिए बनाया था, तो ये यहाँ पर डाल देंगे सारा का सारा, ये हाँ जी देखिएगा, ये यहाँ तक हो गया ये सारा। तो नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट डाल के यहाँ पर लाइक गुड़ के बाद आप शक्कर डाल दिया, शक्कर अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट कर देंगे, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है जी सही। बस एक दो बार पढ़ लेना, ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। और आज का जी अपना क्वेश्चन है लास्ट वन, देखिएगा। एक्सप्लेन द नॉर्मल वेस्टेज क्या है, अब नॉर्मल वेस्टेज क्या है, अब नॉर्मल गेन क्या है, ये आपको दिखाना है। और प्रोसेस अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं इनको, ये भी नोट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करते हैं। तो नॉर्मल दो तरह के लिखने बोला कि सर वेस्टेज जो होती है दो तरीका होता है, एक नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल वो होता है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम, अनअवॉइडेबल होता है, जिसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, ना ही कंट्रोल किया जा सकता, ना ही अवॉइड किया जा सकता। तो अनअवॉइडेबल होता है इनहरेंट द नेचर ऑफ प्रोडक्शन, जो होगा ही होगा, जैसे कि ऑयल है, कुछ थोड़ा बहुत ऑयल गिरेगा ही ज़मीन पे, उस टाइप से कुछ बात सकते हो। ठीक है, जैसे मान लें कि आटा बनाने वाली जो मिल है, तो उसमें आटा फर्श पे गिरता है नहीं गिरता, उसको हम रोक ही नहीं सकते। तो चाहे वो वेपर वाष्प बन के उड़ जाए, चाहे किसी भी XYZ। तो इसने बोला कि नॉर्मल वेस्टेज वो होता है जो अनअवॉइडेबल होता है, इनहरेंट होता है, जिसको एडवांस में एस्टिमेट किया जा सकता है और परसेंटेज में इसका आंसर दिया होता है। और नॉर्मल पेपर में क्या आया था, जो आपका ऑब्जेक्टिव में आता भी है कि नॉर्मल लॉस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, विद एग्जांपल आगे दिया गया, वहाँ पर करेंगे। तो नॉर्मल वेस्टेज के अकॉर्डिंग इसी तरह नॉर्मल आउटपुट भी होता है सर। नॉर्मल आउटपुट में क्या करेंगे कि जो भी वेस्टेज है
हमारा हुआ है, उन यूनिट को अगर सेल कर दिया और कुछ बच गया, मान लें कि 100 यूनिट बनाई, 100 में से 10 खराब हो गई, इन 10 खराब होने का जो भी रुपया मिला थोड़ा बहुत, वो 100 कॉस्ट के जो 100 यूनिट की कॉस्ट थी ना, जैसे मान लें सपोज करो 20 रुपये में एक बिका, तो 100 यूनिट का हमारे पास ना 2000, और ये बिका 10 रुपये के हिसाब से, ये कितना में आया 100 रुपये, तो 2000 में 100 रुपये घटा दें तो 1900 रुपये कॉस्ट आ जाएगी, कितने प्रोडक्ट की आ जाएगी, 90 प्रोडक्ट की रिगार्डिंग दे रखे। ठीक है, तो इस हिसाब से किया जा सकता है। फिर देखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, जैसे मैंने अभी बताया उसके हिसाब से निकाल सकते हो आप। फिर नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट, नॉर्मल वेस्टेज का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज बोलो लॉस बोलो, तो सबसे पहले इसको क्रेडिट किया गया था, अभी ऊपर प्रोसेस अकाउंटिंग बना के उसकी क्रेडिट साइड में हमने लिखा था सारा का सारा। एंट्री क्या की थी, नॉर्मल अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस के क्रेडिट में तभी जाएगा ना नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट का। ये हो गया कि आपका सेल वैल्यू, और जब कैश में आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। ये था नॉर्मल के रिगार्डिंग। अब अगर हम पढ़ेंगे अब नॉर्मल के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, अब नॉर्मल वेस्टेज के रिगार्डिंग। जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, इनके एडवांस में इसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि प्लांट का ब्रेकडाउन, मशीनें काम चलती चलती मशीनें बंद हो गई, मटेरियल घटिया क्वालिटी का दे दिया, केयरलेस के कारण एक्सीडेंट हो गया, वो सब कुछ विद एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, नॉर्मल और नॉर्मल दोनों को समझाया गया है, तो डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं। आइए, इसने बोला सर 1000 यूनिट है सप्लाइड इन ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर 1000 यूनिट आपने सप्लाइड की गई हैं, और पास्ट का एक्सपीरियंस है कि सर 5% तो नॉर्मल खर्चा नुकसान होगा ही होगा, मतलब 1000 का 5% हो गया 50, मतलब बननी कितनी सर 950 यूनिट तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, रियलिटी में बनी 920, रियलिटी में ये क्या हो गया सर, ये तो हो गया नॉर्मल लॉस सर, ये तो हमें पता है। जबकि एक्चुअल में कितनी बनी सर, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ ये, और होना कितना था नॉर्मल, मतलब स्टैंडर्ड कितना होना था, यानी नॉर्मल आउटपुट कितना होना था, आउटपुट लिख देता हूं, इसको एक्चुअल आउटपुट लिख दो आप। सर नॉर्मल होना था 950, हुआ 920, तो जो 30 बच गया ना, इसको क्या बोले सर, अब नॉर्मल, क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल वेस्टेज। बस, तो नॉर्मल 50 है, अब नॉर्मल 30 है। कैसे निकाला, अब आपको समझ में आ गया पूरे फार्मूले से। तो इस पैराग्राफ को रीड आउट करना है सिर्फ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसने बोला कि जैसे, हाँ, अब नॉर्मल लॉस के रिगार्डिंग क्या दे रखा है, द वैल्यूएशन ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज यूनिट इज जस्ट लाइक ऐसे गुड यूनिट, जो अच्छी यूनिट होती है उसी की तरह इसकी वैल्यूएशन करनी है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंक्रीज इन द कॉस्ट ड्यू टू द अब नॉर्मल वेस्टेज। इससे पर यूनिट कॉस्ट नहीं बढ़ती जी अब नॉर्मल से। ठीक है, और कैलकुलेट कैसे कर, एंट्री क्या होगी, अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंटिंग आ जाएगा। फिर दे रखा है फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ द अबनॉर्मल वेस्टेज, क्या देखा है, द कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट इनटू द मल्टीप्लिकेशन, क्या करना, मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ द अबनॉर्मल वेस्टेज। यही सारी बातें तो आपने यहाँ लिख रखी है, और यही बातें इस फॉर्मूले में दी गई है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और जब अबनॉर्मल वेस्टेज को आप सेल आउट करते हो, क्या करते हो, सेल आउट करते हो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल वेस्टेज आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जर्नल एंट्री देखिए क्या कुछ दिया गया है, और लास्ट में क्या करेंगे, हाँ जी देखिएगा, इट इज ऑब्वियस डेट द कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल वेस्टेज, कि अबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट हमेशा ही उसके बेचने वाले प्राइस से ज़्यादा होती है। क्या होती है, हमेशा ज़्यादा, विल बी मोर देन द, क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, अगर अबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट, उस अबनॉर्मल वेस्टेज जो प्रोडक्ट था ना, उसकी कॉस्ट, प्रोडक्ट तो बना ज़्यादा में और बिका कम में, प्रोडक्ट बना कितने में, ज़्यादा में, और बिका क्या है, कम में। 100 में प्रोडक्ट बना, बिका मान लेके 80 में, तो 20 रुपये क्या होगा सर, लॉस हो गया। इस लॉस की एंट्री पीएनएल से चार्ज कर लेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, तो लॉसेज है तो डेबिट कर देंगे बस। ठीक है, तो अब नॉर्मल वेस्टेज आ जाएगा। तो अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट कैसे बनाते हैं, आइएगा, ये देखो, हाँ जी, डेबिट क्रेडिट, अब नॉर्मल वेस्टेज है, तो प्रोसेस की क्रेडिट में लिखा गया था, तो अब नॉर्मल की डेबिट में लिखा है बाय प्रोसेस। यहाँ पर यूनिट आ जाएगी, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पर कैश आ जाएगा, यहाँ पर पीएनएल का लॉस का बैलेंसिंग वगैरह आ जाएगा। सिंपल सी बात दे रखी है। अब एक पॉइंट और था, आपने ऊपर नोटिस किया हो तो, सिर्फ अगर अब नॉर्मल गेन हो तो, अब नॉर्मल
गेन हो तो सर ये कब होगा? ये तब होता है जी जब मान लें कि आपने ये देखो, आपने माना सर 5% नुकसान होगा, जबकि रियलिटी में नुकसान होता है 3%। तो जो 2% जो आपने नॉर्मल को गलत एस्टिमेट कर लिया था ना, वो अबनॉर्मल गेन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अबनॉर्मल गेन में। मतलब नॉर्मली नुकसान होता है 3% नॉर्मल वेस्टेज, लेकिन आपने ज्यूम करके चल लिया, आपने गलत एस्टिमेट लगा लिया कि सर 5% होता है, तो 3% जो 2% बच गया ना, उसको अबनॉर्मल गेन बोल देंगे। सर हमें तो उम्मीद नहीं थी, हमें तो सोचा नॉर्मल, लेकिन फिर भी बचा लिया। ठीक है। द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोसेस इज मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, तब अब नॉर्मल गेन होता है। ये कैजुअली या टेम्परेरी कभी कभार होता है, और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर, गुड यूनिट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता सर। बस क्रेडिट किया जाता है, उल्टा होगा तो प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट डेबिट किया जाता है, अब नॉर्मल कॉस्ट क्रेडिट किया जाता है, उसका उल्टा हो जाएगा। और क्या कुछ इसके अंदर दिया गया आगे देखिएगा। अब नॉर्मल गेन कैसे निकालेंगे? वही शॉर्टेज ऑफ द एक्चुअल वेस्टेज और ओवर द नॉर्मल वेस्टेज, यानी कि नॉर्मल वेस्टेज इंटू एक्चुअल, और आउटपुट के निकालेंगे एक्चुअल इंटू द नॉर्मल। वैल्यूएशन ऐसे ही करनी है अब नॉर्मल गेन की, जैसे अब नॉर्मल वेस्टेज की करते थे। पर यूनिट निकालने के लिए नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट आ जाएगा आपको वैल्यूएशन निकालने के लिए, और एंट्री के लिए प्रोसेस टू अब नॉर्मल वेस्टेज, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा टर्म इसका। तो ये कुछ इसके अंदर दिए गए, और ये दिया गया आपका खाता, देखिएगा ये अकाउंट दे दिया। इफेक्टिवनेस का मतलब गेन होता है, ये डेबिट में, ये क्रेडिट में। अब यहाँ पर नॉर्मल वेस्टेज आ जाएगा, यहाँ पर प्रोसेस अकाउंटिंग आ जाएगा, और बचेगा जो बैलेंसिंग फिगर इसका। तो अबनॉर्मल वेस्टेज का बिल्कुल अपोजिट क्या होगा? अबनॉर्मल गेन आ जाएगा। और लास्ट में इस खाते को क्या कर देंगे? अबनॉर्मल वाले को बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और बंद करने की एंट्री क्या होगी? अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, यानी कि अबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। ठीक है। तो जी ये था आज का अपना प्रोसेस कॉस्टिंग के रिगार्डिंग। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।